राजनीति का जो क्षेत्र है, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? जो वुमेन है कंपैरेटिवली वो राजनीति की तरफ नहीं आती है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, लेकिन डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा ये वो नहीं। ये नहीं। कांग्रेस कभी दादी कहा करती थी और पोता कहा करते हैं गरीब हट जाते हैं, गरीबी नहीं हटती। तो राहुल गांधी जी से पूछा कि अगर आपको भगवान मिल जाए तो आप क्या रहिए। जब तक आप विमेन को एम्पावर नहीं करेंगे तो ये चीज़ों में रोक नहीं लगेगी, वो एम्पावर करना ही पड़ेगा। हमारे हरियाणा में एक समय ऐसा आया कि छोटी बच्ची के साथ अपराध बहुत बढ़ गए। मॉल में चेंजिंग रूम है तो वहाँ पर कैमरे लग जाते हैं। मोदी जी का आज तक मैंने ऐसा कोई क्लिप नहीं देखा, ऐसा कोई फोटो नहीं देखा जहाँ वो इतनी यात्रा करने के बावजूद कहीं। मैं तो अनुमान ही लगा सकती हूँ कि कोई आध्यात्मिक शक्ति होगी। हाँ, पर उनके चेहरे पर जो तेज है वो बरकरार रहती है। नमस्कार मैम। मैम, आपका जो राजनीति का जो क्षेत्र है, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि हमें राजनीति करनी चाहिए? कौन आपके ऐसे प्रेरित हो कि वहाँ से आपको प्रेरणा मिली? देखिए, मुझे लगता है कि जो वुमेन है कंपैरेटिवली जी। वो राजनीति की तरफ नहीं आती है। और मैं अगर अपनी लाइफ की बात करूं तो मैंने शुरुआत में कभी भी नहीं सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगी। ना कभी पारिवारिक बैकग्राउंड इस तरह का था, ना कभी ऐसी सोच रही। लेकिन इसको कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। कहते हैं ना कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो यहाँ पर भी एक प्रेरणा मेरे पति द्वारा मिली। और उनका ये ख्याल था कि जो वुमेन है उनको राजनीति में आना चाहिए। वुमेन के साथ अगर पढ़ी लिखी औरत अगर आती है तो महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ा रोल अपना सकती है। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। और जब मैंने शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद राजनीति में आई तो शुरुआत में मुझे लगा कि कहाँ आ गई, मुझे तो ये मेरा तो टेम्परामेंट नहीं है। फंसना वाला तो नहीं, पर टेम्परामेंट मेरा ये नहीं है। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि अच्छे लोगों के लिए भी राजनीति है। क्योंकि अभी तक हम यही सुनते आए कि राजनीति का मतलब खराब लोगों के लिए है, और जब आप जाएंगे तो आप हर तरह की चीजें आपके बारे में कही जाएंगी। लेकिन सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे लोग मिले और बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ाया, मदद की। कहते हैं ना, ट्रेनिंग होती है जब आप राजनीति में शुरुआत में आते हैं तो आपको ट्रेनिंग भी मिलती है। तो जो आपकी लीडरशिप है जो वो आपको ट्रेनिंग देती है, बताती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं जब पहली बार मिलने गई तो मुझे कहा गया कि पता नहीं आवाज सुनी या क्या था, आपको चैनल पे आना चाहिए। तो मैंने एक पल भी नहीं लगाया, मैंने कहा ठीक है। तो बाहर जब निकली तो पतिदेव ने पूछा कि कहाँ, तो तुम राजनीति में नहीं आना चाह रही थी और अब एकदम से कह रही हो कि चैनल पे भी बैठ जाओगी। तो मैंने कहा कि जब वो कहते हैं ना, ओखली में सिर दे दिया तो मुसलों से क्या डरना। जब जाना है राजनीति में तो करो, तो पूरे ढंग से करो, आधा अधूरे मन से कुछ नहीं करना चाहिए। तो राजनीति करनी है तो पूरे मन से करनी है, और राजनीति के पीछे जो भाव होता है उस भाव को लेकर करनी है। यानी कि कुछ गेन करना है इसलिए करना है। राजनीति का मतलब जो है वो सेवा है। राजनीति का मतलब ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाना। तो ये सब चीजों को लेकर आगे करना है और कोई गेन के पीछे नहीं भागना, ये शुरुआत से उद्देश्य रहा था। ओके। भाजपा की कौन सी विचारधारा आपको प्रभावित करती है? मुझे लगता है कि जैसे हम भारत माता की जय बोलते हैं जी, बोलते भाजपा वाला होगा, भाजपा ही होगा ये जरूर। या जय श्री राम नारा लगाएं। यही सबसे बड़ी भावना है कि आप राष्ट्रवाद की अगर आप बात करते हैं तो भाजपा आपको तुरंत याद आती है। और ये ऐसे नहीं याद आती कि कुछ बना दिया गया। मुझे लगता है आजकल के समय में जब सबके हाथ में मोबाइल है, सबको तुरंत पता चल रहा है। एक सुदूर गांव में भी कोई व्यक्ति बैठा है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन आप उससे उन विषयों पे भी बहस कर सकते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, क्योंकि वो मोबाइल में बैठ के सब कुछ देख रहा है। तो आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते, आप किसी को बहका नहीं सकते, आप किसी को झूठ नहीं बोल सकते। उनको सब कुछ दिखाई देता है, उनको अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी क्या हो रहा है वो सब दिखाई देता है। तो ये जो राष्ट्रवाद की भावना भारतीय जनता पार्टी में कहने से आ गई ऐसा नहीं है, करके दिखाया। अगर मैं मोदी जी की बात करूं, किस प्रकार से विश्व गुरु बनाने का एक मुहिम लेकर चल रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत
बड़े लेवल पर हम यहाँ पहुंचे भी हैं, और हम ये देखते हैं कि जब वो और देशों में जाते हैं तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष उनसे जिस प्रकार से मिलते हैं, कोई पैर छू रहा है, कोई सम्मान कर रहा है, तो ये बताता है कि उन्होंने जो अपनी छवि है वो भारत के लोगों के दिलों में नहीं बनाई है, विश्व में सभी लोगों के दिलों में बनाई है। जी जी जी। आपके अनुसार एक सच्चे नेता की पहचान क्या होती है? नेता जो शब्द है उसके कई मतलब आ जाते हैं जी। नेता एक लीडर जो लीड कैसे करता है। जैसे आज की तारीख में मैं जिलाध्यक्ष हूँ, तो जिलाध्यक्ष के नाते जो मेरे साथ टीम है मैं उसकी नेता हूँ, और उस नेता का काम एक ही है कि काम अच्छे से और अपनी टीम को आगे बढ़ाया जाए, कैसे इंस्पायर किया जाए, कौन सी ऐसी मुश्किलें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर वो उलझ रहे हैं, उसमें से निकाला जाए। तो एक तो लीडरशिप ये हो गया। लेकिन जहां तक मुझे आपका प्रश्न समझ आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आप पूछना चाह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। तो जनप्रतिनिधि आज के अगर मैं यहाँ पर देखूं कि जिस तरह से समय चल रहा है, वो समय चला गया जब कहते थे कि पैर छू लो नेताओं के, उनके आगे पीछे चक्कर काट लो, उनके पीए हैं उनके चक्कर काटो, कुछ चढ़ा दो या कैसे भी करके तब जाके कुछ काम हो जाता था। लेकिन आज का जो जनप्रतिनिधि है वो सबको अवेलेबल है, सारे लोग उनसे जाके मिल सकते हैं। आप देखेंगे कि पूरे देश में अधिकतर जो स्टेट्स हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राष्ट्र में हमारी सरकार है। तो जब पार्टी के अंदर ये होता है कि कोई अगर नेता चुनना है, नेता का मेरा यहाँ पर मतलब है मुख्यमंत्री चुनना है या कोई और दायित्व देना है, तो पता भी नहीं होता कि किसको मिल जाएगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि स्टेज पे पर्ची आई और पता चला कि जो तीसरी लाइन में बैठा है वो मुख्यमंत्री बन गया। तो जब ये स्थिति होती है ना कि कौन कब कहाँ जाके बैठ जाएगा, परिवार से कुछ नहीं मिल रहा कि परिवार में दादी कुछ थी, तो वो जब पारिवारिक रूप से हेरिडिटरी में कुछ मिलता है ना तो वो अहंकार आ जाता है। यहाँ नहीं पता कब पीछे मुड़ होगा, पहले वाला आखिरी में हो जाएगा, आखिरी वाला पहले में हो जाएगा। तो वो ये भी समझते हैं। और दूसरा, जब जनता से जुड़े रहेंगे, मुझे याद है जब 2019 में इलेक्शन हुए थे तो हमारी सांसद हमारी बहन थी सुनीता दुग्गल जी, उनसे मैं मिली। मैंने कहा आपकी पहली स्पीच कैसी थी मोदी जी के साथ? वो पहली बार सांसद बनी थी। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने एक चीज कही कि आपके इलेक्शंस खत्म हो गए लेकिन आपकी परीक्षा नहीं खत्म हुई है। अच्छा। 5 साल में एक पल में ये भी नहीं होना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के नाम पे जीत जाएंगे या मोदी जी के नाम पे जीत जाएंगे। आप जब अगली बार इलेक्शन में जाएं तो आपका काम बोलना चाहिए, उतना ही परीक्षा करनी, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये मानती हूँ, मेरी पार्टी में भी आपने परिवारवाद के बारे में बोल रहे थे, परिवारवाद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नेताओं के बच्चे आगे नहीं आते। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है लेकिन डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा, ये वो नहीं है, ये नहीं है। आप में स्किल है, आपने एमबीबीएस किया है, एमडी करा है, बनिए डॉक्टर, किसने मना किया है? आपने अगर नीचे से उठकर छोटे पद से काम शुरू किया है, आप में वो स्किल है, तो नेता बनिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नेता के बेटे हैं, आप अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हैं तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, नहीं, ये मेरी पार्टी में नहीं है। ओके। जो बीजेपी सरकार है गरीबों के लिए किस तरह पर काम कर रही है? क्या गरीबी खत्म हो रही बीजेपी से? देखिए, मैं कर देगी क्या? मैं ये कहना चाहूंगी कि हम पहले 5वीं अर्थव्यवस्था बने, आज 4थी अर्थव्यवस्था है। और जो काम मोदी जी कर रहे हैं, एक होता है कि बड़े बड़े काम करना, वो हमारे को समझ आता है कि धारा 370 खत्म कर दी, राम मंदिर बनवा दिया, और जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को लगातार हमने बार बार जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके घर में घुस कर मारा है। तो इस तरह के बड़े काम करना तो उनकी आदत में शुमार है। लेकिन आप ये देखेंगे कि ऐसे विषय भी उन्होंने लिए जो कि कभी किसी ने सोचे ही नहीं थे। शौचालय की बात ले लीजिए, कभी किसी प्रधानमंत्री के मुंह से सुना कि शौचालय बनने चाहिए? आपको विमेन होने के नाते मैं ये बताना चाहती हूँ कि 40% अपराध जब खुले में शौच में जाया करती थी विमेन, तब हुआ करते थे उनके साथ। तो उस विषय को समझना, सफाई को समझना, उसके बाद राशन अगर देना है कि लगता है कि ये सुरक्षित हो जाएं लोग कि खाने की चिंता नहीं है। और सबसे बड़ी बात आयुष्मान योजना, सब बेसिक चीज क्या है? हेल्थ एंड एजुकेशन। बिल्कुल, एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन हेल्थ क्यों नहीं मिलनी चाहिए? हेल्थ भी तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। 5 लाख आप क्या मानते हैं गरीब आदमी के लिए? बीमार हो जाए तो सोचने की जरूरत नहीं है कि हम पैसे कहाँ से लाएंगे, जाइए कार्ड दिखाइए, फ्री में इलाज कराइए, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। पहले तो डरता था इंसान कि बीमार हो गए तो कहाँ जाएंगे,
और बहुत सारे लोग ऐसे थे इलाज भी नहीं मिल पाता था। जी। आज प्राइवेट में जाइए या आप इसमें सरकारी अस्पतालों में जाइए, आपको फ्री में इलाज मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि हर एक लेवल पर काम हो रहा है, हर एक व्यक्ति के लिए सोचा जा रहा है। लेकिन अंत्योदय की सरकार है, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए सरकार है। तो गरीबी हटाना तो एक मूल मंत्र हो सकता है कांग्रेस का, लेकिन ऊपर उठाना अंतिम व्यक्ति को, ये मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी का है। तो गरीबी हटाना, कांग्रेस कभी दादी कहा करती थी, अब पोता कहा करते हैं, गरीब हट जाते हैं, गरीबी नहीं हटती। लेकिन यहाँ पर हमारा जो मूल मंत्र है, जो अंतिम लाइन में खड़ा है, उसको आगे लेकर आना, उसको इस तरह के चांसेस देना। अभी देखिए एमएसएमई में कितना ज्यादा काम हुआ है, किस प्रकार से लोन मिल रहे हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स के, लखपति दीदी, मतलब आप काम करो और आगे आओ। मेरे को याद है एक बार मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, क्या होता है कई बार अलग अलग नेताओं से सेम क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो अलग अलग राह होती है फिर। हाँ, उनके जैसे एक सेम क्वेश्चन पूछा, एक नेता ने अलग जवाब दिया, दूसरे ने अलग दिया। तो मैं वो इसी तरह का कुछ देख रही थी, तो राहुल गांधी जी से पूछा कि अगर आपको भगवान मिल जाए तो आप क्या कहेंगे। तो राहुल गांधी जी सोच साच के जवाब दिया उन्होंने, कहा कि मैं चाहूंगा कि सब खुश रहें, और ये सब कुछ एक आध बात कही। और मोदी जी से यही प्रश्न पूछा, तो मैंने कहा कि मोदी जी ने ये बताया वहां पर कि मैं ये कहूंगा कि भगवान या कोई आपको इस तरह की, भगवान का आशीर्वाद सबको मिले, लेकिन कोई भगवान या कोई जिन या कोई इस तरह की चीजें लोगों को दे, ऐसे विचार आने बंद हो जाए, लोग सशक्त बने, खुद काम करें, ये जरूर उनमें हो जाए, ये मैं जरूर चाहूंगा। तो आत्मनिर्भर बनाना ये मोदी जी का कहीं ना कहीं लक्ष्य है। और मुझे लगता है कि आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी बात है। आप फ्री में चीजें कब तक दे लेंगे, एक तो कहीं ना कहीं एंड आएगा ना। और जब आपने आत्मनिर्भर बना दिया तो फिर तो देखने की जरूरत ही नहीं है, खुद सक्षम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी पिछले जब हम कोरोना की बात कर रहे हैं, या अभी उस समय सब फ्री में चीज चल रही, चलो ठीक है, वो तो कोरोना था एक, वो तो देखिए बड़ी बड़ी आपदा थी। मुझे लगता है सामाजिक संगठनों ने, लोगों ने, हम सभी ने मिलकर ये काम भी किया, और सभी कहे कि ये इच्छा थी कि इतनी बड़ी आपदा आई है, इतनी बड़ी बीमारी आई है, तो उस समय कोई भूखा नहीं मरे, कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी में पड़ा है उसको कोई पूछने वाला नहीं हो। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मैं मानती हूँ कि मानसिक रूप से ज्यादा टूटे थे बजाय शारीरिक रूप से। डर था वो कि किसी के साथ अगर संपर्क में भी आ गए तो भी कोरोना हो जाएगा। तो जिसको कोरोना होता था वो तो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं ये हो जाता था कि डिमोरलाइज, कि मैं तो अब गया। तो उस स्थिति में उसको बना बनाया खाना मिल जाए, उसको ये हो जाए कि उसको सुविधाएं मिल जाए, तो सारे सामाजिक संगठन बाहर निकल कर आए। लेकिन इसका फायदा कुछ राजनेताओं ने निकाल लिया। केजरीवाल जी ने बड़ी कोशिशें करी फ्री में बांटना, तो फ्री के तो देखिए जिसको जरूरत है उसको मदद करना गलत नहीं है, लेकिन आत्मनिर्भर बनाना वो पार्टी की विचारधारा है। और मैं ये मानती हूँ कि इसको सभी मान रहे हैं और सभी अच्छा मानते हैं। क्योंकि बीच में ऐसा लग रहा था सभी फ्री में चीजें बांटने, तो सब भाई काम कौन करेगा। Exactly. तो आत्मनिर्भर हो गए ना। आपके रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज को जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप ये मान नहीं सकते कि आप जो है देश को आगे बढ़ा पाएंगे। जी जी। अगर आप अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस बढ़ा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहूंगी आपको जी, कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मालदीव्स में समुद्र तट पे चेयर लगाई और बैठ गए और एक फोटो खिंचवाई। एक फोटो और मालदीव्स की पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो गई, खत्म हो गई, 50% पे आ गई। क्योंकि लोगों को पता चल गया कि मालदीव से अच्छी जगह हमारे इंडिया में भी है, हम लक्षद्वीप में जा सकते हैं, वहां पर अपनी छुट्टियां मना सकते हैं। तो यही तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। लोगों ने, विपक्ष ने कहा कि ये क्या बात हुई कि जाके बैठ के कुर्सी पे फोटो खिंचवा रहे हैं। असर तो देखिए क्या असर है। जो लोग कह रहे थे मालदीव जाएंगे छुट्टी मनाने, वो कहाँ जाने लगे, लक्षद्वीप आइलैंड पे जाने, जो पहले मानते ही नहीं थे कि यहाँ पर कुछ हो सकता है। तो आज हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड इतने डेवलप हो गए हैं, मतलब टूरिज्म के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। तो हम अपना पैसा बाहर क्यों वेस्ट करें, हम अपनी कंट्री में लगाएं ना। जी जी। भारत की युवा पीढ़ी जो हम कहें कि मोदी जी से क्या सीखते हैं, आदर्श नेता कैसे मान सकती है, उसके लिए आपकी विचारधारा क्या है? देखिए, मोदी जी से सीखने का तो बहुत कुछ है, लेकिन उसको फॉलो करना मुझे लगता है इतना आसान नहीं है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और मुझे मालूम है
कि काम की कोई सीमा नहीं है और जितना आप काम कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से काम बढ़ता है। मोदी जी मुझे लगता है पूरी रात 2 दिन बाहर जाते हैं और ट्रैवल करके आते हैं और तुरंत पहुंच जाते हैं निरीक्षण करने के लिए या तुरंत संसद में पहुंच जाते हैं। तो उनके जैसी कैपेसिटी होना तो मुझे लगता है कि पता नहीं कितनी तपस्या की होगी तब इस सब को पाया होगा। हाँ, युवा जरूर सीख सकते हैं कि जीवन में अगर कुछ करना चाहें तो कोई चीज कभी भी बाधक नहीं बन सकती है। हर तरह का क्रिटिसिज्म उसमें होता है, कोई उनके मरने की दुआ करता है, कोई कुछ और बोलता है, लेकिन वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने का उनका एक ही एम है, मेरा भारत। आप ये देखिए, जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अमृतकाल की बात करी कि 75 साल बाद भारत कैसा होगा। अब वो क्या बात कर रहे हैं कि 100 साल बाद भारत कैसा होगा। मतलब इतना आगे की सोच रख के जो व्यक्ति चल रहा है तो उसकी प्लानिंग्स क्या होंगी। तो मुझे लगता है कि आज के युवा प्रेजेंट में ना रह के फ्यूचर का जरूर सोचे, वो जरूरी है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मोदी जी से सीख सकते हैं। फिर भी तो लोग क्या कहते हैं, उनको उल्टा सीधा कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं, प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतना परिवार उन्होंने एक राजा, देश के राजा बन गए। और अच्छा, मैं आज जैसे आपने मोदी जी की बात हो रही है तो मैंने बहुत सारी जगह मोदी जी का आज तक मैंने ऐसा कोई क्लिप नहीं देखा, ऐसा कोई फोटो नहीं देखा जहां वो इतनी यात्रा करने के बावजूद कहीं उनका चेहरे पे, जैसे मैं अभी 2 दिन से बात करूं, मैं 2 दिन सोया नहीं तो मैं शायद हो सकता है मेरे चेहरे पर वो रौनक नहीं, पर उनके जो चेहरे पर जो तेज है वो बरकरार ऐसे रहता है। उसका मतलब क्या कहते हैं, इतनी पावर, इतना 5-6 घंटे सोना, 4-5 घंटे सोते हैं, और ये हर इंसान में नहीं है। मैं तो अनुमान ही लगा सकती हूँ कि कोई आध्यात्मिक शक्ति होगी जो उनको मिली होगी, और ये तो सभी देखते हैं। और मैं कम से कम 5-6 बार उनसे मिली हूँ, हर बार वही चेहरे पे तेज, कोई चाल में कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं। कि वो जब वो स्पीच करते हैं, मैंने ज्यादातर पानी पीते नहीं देखा, और ना कोई ऐसे, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ तो अगर वो पानी पी ले तो उसी समय वो न्यूज बन जाती है कि हाँ, आज मोदी जी ने 1 घंटे की स्पीच में 1 बार पानी पी लिया। मतलब वही बात है कि सामने वाली पार्टी में अगर हम देखें, राहुल गांधी वो कंडोलेंस मैसेज लिखेंगे या कोई मैसेज भी लिखेंगे तो भी मोबाइल में से देख देख के लिखेंगे। और यहाँ पे उम्मीद की जाएगी कि संसद में इतना शोर मच रहा हो, क्योंकि वैसे तो रोक नहीं सकते कि किसी तरह उनकी आवाज ना सुनाई दे, कोई बात ना सुनाई दे। पूरा जब तक वो बोलेंगे लगातार शोर मचता है, हूटिंग होती है, और उसमें भी वो बोलते हैं। और अगर पानी भी पी लेते हैं ना तो भी वो खबर बन जाती है। विपक्ष उसमें प्रश्न उठा लेते हैं कि देखिए आज तो मोदी जी ने पानी पी लिया। हालांकि मोदी जी बड़े बड़ों को पानी पिला रहे हैं जो देश के खिलाफ हैं उनको पानी पिला रहे हैं। जो ऐसे पाकिस्तान को पानी पिला दिया उन्होंने, हम सभी ने देखा, और बार बार पानी पिला दिया। तो मोदी जी पानी पिए ना पिए लेकिन विपक्षियों को पानी पिलाते रहे, ये हमारी उम्मीद है उनसे। जी। ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए जो राजनीतिक भागीदार को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? मुझे लगता है इसके लिए सबसे बड़ा काम जो है वो हो चुका है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी एक्ट बन चुका है और 33% रिजर्वेशन मिल चुका है वुमेन को, जो कि 29 से लागू हो जाएगा। अभी तक क्या है कि अगर आप देखें पंचायतों में 33% रिजर्वेशन है, हरियाणा में तो 50% भी हो गया है। तो ये अब मैंडेटरी हो गया कि पढ़ी लिखी महिलाएं हों और महिलाएं हों, 33% तो आएंगी ही आएंगी पंचायत लेवल तक। अभी विधानसभा में और लोकसभा में भी आपको 33% महिलाएं मिलेंगी। तो वो अभी देखिए ना, कई बार क्या होता है, कोई लोग बढ़ने नहीं देते तो उनको बढ़ा दिया जाता है। बहुत सारे कानून ऐसे हैं, दहेज के खिलाफ बना, सती के खिलाफ बना, कानून ऐसे बने तभी तो वो चीजें रुकी। तो अब वुमेन को आगे बढ़ाना है तो कानून ही बना दिया जाए कि इतने % तो महिलाएं होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगी। हाँ, बहुत सारी जगह हम ये देखते हैं कि पार्षद प्रतिनिधि होते हैं और सरपंच प्रतिनिधि होते हैं कि जो सरपंच महिला है वो घर में बैठी है, प्रतिनिधि बाहर है। लेकिन फर्क है, अब सरपंच जब बन गई है ना तो वो फर्क आ जाता है, वो समाज में भी फर्क आ जाता है और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर भी आ जाती है। और खासकर जिस तरह से हरियाणा में हमने एजुकेशन कंपलसरी करी है विमेन जो इलेक्शंस के लिए, सरपंच के लिए, तो उसके बाद तो जब पढ़ी लिखी महिलाएं आ रही हैं तो अब कोई रोक नहीं सकता फिर उनको। अब मैम, अभी उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं, गोरखपुर में जो भर्ती निकली थी उसमें करीब 600 महिला, मतलब
बच्चियों के साथ में एक कैमरे में कैद की जा रही थी फोटो, तो उसके लिए सरकार अभी कोई निर्णय नहीं हुआ सही से, और उस पर सरकार क्या करेगी? देखिए, क्योंकि पहली बात जो कैमरे वाली है ना, महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं महिला को दोयम दर्जे का तो समझा जाता है, लेकिन एक मेंटालिटी जो है ये खराब तरह की हो गई है कि अगर मॉल में चेंजिंग रूम है तो वहां पर कैमरे लग जाते हैं, होटल है तो भी कैमरे लग जाते हैं। ये जो मानसिकता है ना, ये सबसे खराब मानसिकता है। हम बहुत बार बोलते हैं कि अरे बहुत सारे रेप केसेस बढ़ गए, छेड़खानी की घटनाएं बढ़ गई, बच्चियां जो है वो छोटी ड्रेस डालती हैं। उसके साथ साथ ठीक है, जब छोटी बच्ची के साथ अगर होता है तब तो उसने छोटी ड्रेस नहीं डाली होती है ना, वो तो बच्ची है। हाँ, और किसी वृद्ध महिला के साथ होता है तो भी उसने छोटी ड्रेस नहीं डाली होती। सिर्फ बात मानसिकता की है। जब हम बेटियों को सिखाते हैं ना कि रात को बाहर नहीं जाना, ध्यान रखना है, लड़कों से थोड़ा दूरी बना के रखना है, सुरक्षा का ध्यान रखना है, तो बेटों को भी समझाना पड़ेगा कि हमें सम्मान करना है। क्योंकि वहां पर मैं आपको रोकना चाहूंगा, जैसे आपने बात की कि वो सिर्फ लड़कियों को बताया जा रहा है कि आपको ये चीज नहीं पहननी है, आपको ये चीज नहीं करनी, वो लड़कों को भी पर लागू होती है, क्योंकि आपको किसी के साथ गलत नहीं करना। बिल्कुल गलत नहीं करना। अगर महिला अगर अपनी लाइफ में चाहती है तो हम सुनते हैं कि क्या चाहिए होगा एक औरत को अपने पति से या अपने परिवार से, कपड़े चाहिए हुए, गहने, सम्मान चाहिए होता है कि आप सम्मान दें और उनको अपने डिसीजन खुद लेने दें। तो ऐसे ही जो हमारे बेटे हैं उनको भी सिखाना पड़ेगा, और ये कभी भी एक सरकार इसको नहीं कर सकती है खाली, उसके लिए समाज को साथ में आना ही पड़ेगा। उनके लिए आज हम सफाई के लिए सोच रहे हैं, मान लो कि हमने सफाई रखनी है, हमने बहुत सारे देशों में देखा है कि किस प्रकार से पूरा साफ रहता है देश। वो खाली सरकार की वजह से नहीं होता, वो वजह होती है कि वहां के नागरिक जागरूक होते हैं। तो उसी तरह से नागरिकों को भी जागरूक होना ही पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि सोर्स ना पता चल पाया हो कि किसने कैमरे लगाए हैं, उसमें भी हमारी लिमिटेशन हो जाती है, कई बार टाइम लग जाता है आपको जानने में। बहुत बार ऐसा हुआ कि इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, लेकिन उसके कई बार रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगी। रेवाड़ी में एक ज्वेलर शॉप पे चोरी हो गई, और जितने भी हमारे भाई हैं, वो ज्वेलर भाई, वो धरने पे बैठ गए कि चोरी हो गई है। तो मेरे पास फोन आया, तो मैंने पूछा SHO को फोन करके क्या स्थिति है। उसने बोला कि हम कैमरों की मदद से उस गली तक पहुंच गए हैं जहां तक वहां पर वो बाइक वाला गया था, क्योंकि आजकल तो कैमरे कॉमन है। इट टुक टाइम, लेकिन एक एक पैसा वापस आया। फिर उसके बाद सभी जो ज्वेलर्स भाई हैं उन्होंने पुलिस और प्रशासन का सम्मान भी किया कि देखो ये सब सामान वापस आ गया। तो हमारे यहाँ जो प्रशासन है अच्छा काम करता है, लेकिन कई बार समय लग सकता है, कई बार हमें पता नहीं चलता। लेकिन मुझे लगता है इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं समाज में ये जो एक वुमेन को एक बॉडी ही मान लिया जाता है, वो नहीं होना चाहिए। बेटों को भी सिखाना पड़ेगा, सोसाइटी में चेंज तो लाना ही पड़ेगा। और अभी मैंने जैसे काफी समय मथुरा का भी केस है, एक झांसी का, 1-2 मिनट का लूंगा, एक झांसी का भी है। तो उसमें जो रक्षक हैं वो भी बच्चे को हो रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसे केस मतलब देख रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं हम लोग। ये सोसाइटी के बदलाव का कारण है जो आप यहाँ पर बता रहे हो ना। मुझे नहीं पता आप कौन से घटना की बात कर रहे हैं, रक्षक और भक्षक की आप बात कर रहे हैं। तो सोसाइटी में बदलाव आया है। महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं है, अपने परिवार वालों के साथ भी सुरक्षित नहीं है। ये जो चीजें है ना, जब तक आप विमेन को एम्पावर नहीं करेंगे तो ये चीजों में रोक नहीं लगेगी। वो एम्पावर करना ही पड़ेगा। और सोसाइटी, सरकार, प्रशासन और समाज, जब तक तीनों मिलकर इसके बारे में नहीं सोचेंगे। हमारे हरियाणा में एक समय ऐसे आया कि छोटी बच्चियों के साथ अपराध बहुत बढ़ गया। 8 साल की, 9 साल की, तुरंत कानून आया कि 12 साल से नीचे बच्ची का अगर कोई रेप होता है तो फांसी की सजा। सब रुक गया बहुत। तो ये खाली मैं ये नहीं कहती कि कानून की मदद होती है, प्रशासन भी उसका बड़ा रोल होता है और समाज का भी बड़ा रोल होता है। जी जी, आप यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा। यूथ के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आज का युवा बदला है, जानने लगा है, समझने लगा है चीजों को। थोड़ा सा 2 चीजें हैं जिसकी तरफ अगर जाएंगे। पहला है राष्ट्र के प्रति सोचना, दूसरा अध्यात्म के बारे में सोचना। तो मुझे लगता है कि जीवन बदल जाएगा।
ओके। आप वैसे मैं आपको वृंदावन आते हुए देखता रहता हूँ, तो आप वृंदावन के बारे में या कैसे भक्ति आपके अंदर जागती है, जो भाव आपने बताया आध्यात्मिक की? किशोरी जी की कृपा है। जी। एक बार हमारे स्वामी जी मिले मुझे, महाराज जी शिव हरिदास जी, हम्म, और मैं वृंदावन एक बार आई थी उससे पहले, और काफी समय पहले। हम्म, तो कहीं पर उनसे मुलाकात हुई, नंबर एक्सचेंज हुए, जी। तो महाराज जी का 2-3 बार फोन आया, तो उनके मुंह से मैं जब वर्णन सुनती थी, हाँ, और वो मुझे बार बार आमंत्रित करते थे हाँ, कि अब फूल बंगला लग गया है, हम्म, अब इस समय ये चल रहा है। उत्सव। तो एक बार पता नहीं मन बड़ा बेचैन सा था कि कोई भी रीजन हो सकता है, कभी कोई कारण हो सकता है। जी जी। तो उसी समय महाराज जी का भी फोन आ गया, तो बोला कि आज से होकर आते हैं। और उस दिन जो बदलाव आया था ना, वो कहते हैं ना किशोरी जी ने खुद कृपा करी थी महाराज जी के फॉर्म में, माध्यम कि उन्होंने माध्यम बनाया था। तो वो जो जुड़ाव है वो महाराज जी से भी आज तक है, और किशोरी जी ने तो अपना ही लिया। जी जी जी। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए। थैंक यू। मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट पर, जब तक के लिए हरे कृष्णा।